दोस्तों, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसका कि आपको ध्यान रखना है। खास करके जब रिसिपिएंट गलती से आपके रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर देता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब सप्लायर जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है तो उसके बाद रिसिपिएंट के पास से इन्फॉर्मेशन जाती है। यदि रिसिपिएंट किसी रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर देता है तो उसके बेस पे जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी जो है बढ़ जाती है। जैसे क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया है रिसिपिएंट ने, तो सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसी के लिए अब एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि कोई रिकॉर्ड गलती से रिजेक्ट किया गया है रिसिपिएंट के द्वारा, तो उस केस में आपको करेक्शन कैसे करनी है जीएसटी पोर्टल पे ताकि आपकी लायबिलिटी ना बढ़े। तो इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि रिकॉर्ड गलती से रिजेक्ट कर दिए गए हैं रिसिपिएंट के द्वारा जीएसटी पोर्टल पे, तो उस केस में आपको एक्शन कैसे लेना है। जैसे कि रिसिपिएंट इनपुट एज क्रेडिट कैसे अवेल कर पाएगा यदि कोई उसने इनवॉइस गलती से रिजेक्ट कर दी है, कोई डेबिट नोट रिजेक्ट कर दिया है या ई कॉमर्स का जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जीएसटी 3B को फाइल करते हुए सेम टैक्स पीरियड में। दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि रिसिपिएंट ने कोई रिकॉर्ड गलती से रिजेक्ट कर दिया है तो सप्लायर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो सेम टैक्स पीरियड में जीएसटी 1A फाइल कर दे, क्योंकि जीएसटी 3B को फाइल करने से पहले जीएसटी 1A सप्लायर फाइल कर सकता है, या फिर नेक्स्ट पीरियड की जो जीएसटी 1 है IFF है उसमें उस रिकॉर्ड को दोबारा से एंटर कर दे। तो उस केस में रिसिपिएंट उस अमेंडेड रिकॉर्ड के बेस पे इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। उसे अपनी जीएसटी 2B को रिकम्प्यूट करना होगा। यदि ये सेम पीरियड में हो जाता है तो सेम पीरियड में जीएसटी 2B में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर सप्लायर के द्वारा नेक्स्ट पीरियड की जीएसटी 1 या IFF में डिटेल डाली गई है तो नेक्स्ट पीरियड के लिए आपको जो जीएसटी 2B उपलब्ध होगा उसमें ही आप इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ सप्लायर के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। जैसे कि यदि ओरिजिनल रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया गया है रिसिपिएंट के द्वारा सेम टैक्स पीरियड में जो कि फर्निश किया गया था, तो उस केस में उसके ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी, क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों, यदि सप्लायर ने कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड फर्निश किया था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया रिसिपिएंट के द्वारा, तो उस केस में जो सप्लायर है वो दोबारा से उस रिकॉर्ड को जो है वो डाल सकता है जीएसटी 1 में सेम टैक्स पीरियड में, या फिर नेक्स्ट पीरियड की जो जीएसटी 1 IFF फाइल करेगा उसमें दिखा सकता है। तो दोस्तों, इस केस में जो है अगर वो सेम पीरियड में दिखाता है तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो नेट इंक्रीज़ है वही लिया जाता है जीएसटी 3B को फाइल करते हुए। तो इस प्रकार अगर सप्लायर ने पहले जीएसटी 1 में फाइल कर दिया, फिर रिजेक्ट हो गया, दोबारा से जीएसटी 1 में वो रिकॉर्ड फाइल कर देगा, तो उस केस में उसकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो नेट लायबिलिटी है वो जीरो ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि रिसिपिएंट आपके किसी क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, अगर वो ऐसा करता है तो सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि यदि सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट फर्निश किया था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, तो दोबारा से उसी क्रेडिट नोट को सेम क्रेडिट नोट को दोबारा से जीएसटी 1 में अपलोड कर सकता है सप्लायर। तो उसके बेस पे आपकी जो लायबिलिटी है वो कंप्यूट होगी। तो जब रिसिपिएंट क्रेडिट नोट को दोबारा से एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका जो इनपुट एज क्रेडिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसे अपनी जीएसटी 2B को दोबारा से कंप्यूट करना होगा, जिसमें कि उसका जो नेट ITC है वो आ जाएगा। दोस्तों, अगर ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्ट किया गया रिसिपिएंट के द्वारा और सप्लायर दोबारा से उसे जीएसटी 1A में अपलोड कर देता है, तो उस केस में सप्लायर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि सप्लायर की लायबिलिटी जो है वो ऐड हो जाती है जीएसटी 3B में, क्योंकि ओरिजिनल नोट रिजेक्ट कर दिया गया रिसिपिएंट के द्वारा। लेकिन यदि सप्लायर जीएसटी 1A में सेम टैक्स पीरियड में उसे दिखा देता है, या फिर नेक्स्ट पीरियड की जीएसटी 1A IFF में दिखा देगा और रिसिपिएंट उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस केस में जो सप्लायर की लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि यदि रिसिपिएंट ने कोई क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया है गलती से, तो आप दोबारा से उसे अपलोड कर दें, चाहे सेम पीरियड की जीएसटी 1 में करें या फिर नेक्स्ट पीरियड की, ताकि आपका जो इम्पैक्ट है टैक्स लायबिलिटी के ऊपर वो ना आए। तो दूसरा जो अपडेट किया गया जीएसटी पोर्टल के द्वारा वो है अब 3 साल के बाद जो पेंडिंग रिटर्न है वो नहीं फाइल कर पाएंगे। इसके लिए पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब इस नोटिफिकेशन को जीएसटी पोर्टल पे लागू कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न यानी कि जीएसटी 1, जीएसटी 3B,
या फिर एनुअल रिटर्न या फिर TCS की रिटर्न एक्स्ट्रा वो फाइल नहीं कर पाएंगे 3 साल के बाद यदि पीरियड एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों आप आसानी से इसे समझ पाएँ तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 के बाद आप कौन सी रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, जैसे कि जून 2022 से पहले की जो भी रिटर्न है, जैसे GST-1 IFF या आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो अप्रैल से जून 22 की उससे पहले की रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। GST-3 भी जो मंथली फाइल करते हैं जून 22 के लिए, या 3B क्वार्टरली फाइल करते हैं तो अप्रैल से जून 22 के पहले कि कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार GSTR-4 नहीं फाइल कर पाएंगे फाइनेंशियली 21-22 के लिए। जो व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हैं उन्हें रिटर्न फाइल करनी होती है। इसी प्रकार GSTR-5, 6, 7 और 8 जून 2022 और से पहले के आप नहीं फाइल कर पाएंगे। अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल की 9A 9C 2021 फाइनेंशियल ईयर की तो वो भी आप नहीं फाइल कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने ये रिटर्न फाइल नहीं की हैं तो जल्द से जल्द फाइल कर दें ताकि आपको GST की रिटर्न ना फाइल करने की कोई पेनल्टी या फिर लेट फीस पे ना करनी पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि GST पोर्टल पे किया जा रहा है 1 जुलाई 25 से, वो है नया ई-वे बिल लॉन्च किया जा रहा है। ई-वे बिल पोर्टल eWaybill.gst.gov.in। दोस्तों ऑलरेडी ई-वे बिल का एक पोर्टल अवेलेबल है eWaybill.gst.gov.in। दोस्तों दूसरा पोर्टल इसलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि यदि पहला पोर्टल जो है किसी भी रीज़न की वजह से अनअवेलेबल रहता है, जैसे कि शट डाउन हो जाता है या फिर कोई उसमें फंक्शनिंग ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप दूसरे ई-वे बिल पोर्टल पे जाके अपना काम कर सकें। तो दोस्तों अब आप जनरेट भी कर पाएंगे ई-वे बिल को, इसके अलावा कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर पाएंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे ई-वे बिल की वैलिडिटी, ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट कर पाएंगे और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल को रिट्रीव भी कर पाएंगे। तो ये सभी फंक्शनलिटी ई-वे बिल 2.0 पोर्टल पे उपलब्ध होगी। दोस्तों पहले जो 3 फंक्शनलिटी अवेलेबल थी इसके अलावा ये और फंक्शनलिटी हैं जो कि उपलब्ध कराई गई हैं। तो दोस्तों रियल टाइम बेसिस पे दोनों ही ई-वे बिल पोर्टल एक दूसरे से सिंक्रोनाइज़ करेंगे। तो मान लीजिए आपने एक ई-वे बिल पोर्टल पे पार्ट A फिल कर दिया है तो आप दूसरे ई-वे बिल पोर्टल पे जाके पार्ट B यानी कि व्हीकल डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि एक पोर्टल काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे पोर्टल पे जाके अपनी डिटेल वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आप इस एडवाइजरी को भी GST पोर्टल पे जाके रेफ़र कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे भी रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों GST की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।